जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 361 से लेके 370 तक सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, इन ए कोहेजनलेस सॉइल डिपॉजिट हैविंग यूनिट वेट 1.5 टन पर मीटर क्यूब and angle of internal friction is 30 degree at the active and passive lateral earth pressure intensity at a depth of 10 meter will be option A 45 and 5, option B 5 and 45, option C 10 and 20 and option D 20 and 10। देखिए ये भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है, मतलब हमारा गामा की वैल्यू दी गई है 1.5 टन पर मीटर क्यूब दी गई है। फिर आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया गया है, मतलब फाई की वैल्यू आपकी 30 डिग्री दी गई है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी इंटेंसिटी की बात करेगा तो हमको पैसिव और एक्टिव के लिए निकालना है। यहाँ पे तो हम लोग पी ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, के इंटू गामा इंटू एच। इसी तरह पैसिव के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, के पी इंटू गामा इंटू एच लिख सकते हैं। अब देखिए के मतलब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई इंटू गामा इंटू एच। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। जैसे कि हमको पता है कि के की वैल्यू इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। गामा कितनी है 1.5 है और एच हमारी कितनी है, तो एच हमारी 10 मीटर है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, मतलब 0.5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 10, मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू हमारी 5 निकली। इसी तरह पैसिव के लिए भी निकालेंगे। और एक्टिव की हमारी वैल्यू 1/3 है तो पैसिव के लिए हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी। गामा की वैल्यू 1.5 है, एच की वैल्यू हमारी 10 है। तो हमको पता है यहाँ पे 1.5 इंटू 3 मतलब 4.5, 4.5 इंटू 10 मतलब हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 एंड 45 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 45 एंड 5 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 5 एंड 45, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको हमेशा याद रखिएगा जब भी इंटेंसिटी की बात होगी तो के इंटू गामा इंटू एच बोलना है। अगर आपको पर मीटर लेंथ बोलता, पर मीटर लेंथ जब भी आपको एक्टिव के लिए बोला जाएगा और पैसिव के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर लेना पड़ेगा। और पैसिव के लिए हमारा क्या लेना पड़ेगा, 1/2 के पी इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 362, गिवन डैट फॉर ए सॉइल डिपॉजिट K0 आपकी दी गई है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, के दिया हुआ है एक्टिव प्रेशर एंड के पी दिया हुआ है आपको पैसिव प्रेशर, और आपको पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, मतलब म्यू दिया हुआ है। तो K0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन फाई लिख सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो लिखना है तो इसको लिख सकते हैं म्यू बाय 1 माइनस यू लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई लिख सकते हैं। और के पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टर्म्स किसके, कौन सा रिलेशन हमारा सही है, तो देखिए पहला रिलेशन है के बाय के पी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया हुआ K0 डिवाइडेड बाय के माइनस है, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा दिया हुआ है हमारा के पी बाय के, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी दिया है 1/K0, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारा कैसा इक्वेशन है, तो 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ पे 1/K0 क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1/K0 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग म्यू बाय 1 माइनस म्यू लिख सकते हैं। तो 1 माइनस म्यू ऊपर चला गया और म्यू हमारा नीचे आ गया। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन किस में आता है, तो 1/K0 में से आता है। तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा आपको ये भी याद रखना है, के इंटू के पी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस ढंग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 363, ए एंड बी आर स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी ए इज ग्रेटर देन 1, बी इज लेस देन 1। ऑप्शन सी ए इज लेस देन 1
एंड बी इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी ए इज लेस देन 1 एंड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फिर से आपको पूछा है स्कैम्पटन पोर कोफिशिएंट पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए पूछा गया है, जिसमें हमारी ए एंड बी की वैल्यू लिखनी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल रहता है तो हम लोग जो कोफिशिएंट ढूंढते हैं, स्कैम्पटन पोर कोफिशिएंट देखते हैं, तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए हम लोग लिखते हैं बी की वैल्यू 1 के बराबर होती है और ए की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होती है। अगर आपको बोलता है हेविली कंसोलिडेटेड सॉइल, अगर हेविली कंसोलिडेटेड सॉइल बोला जाएगा तो इसके लिए हम लोग लेते हैं ए इज लेस देन 0। अगर आपको बोलता है सैचुरेटेड फाइन सैंड, अगर आपको क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है सैचुरेटेड फाइन सैंड बोला जाएगा तो हम लोग ए की वैल्यू 2 to 3 के बीच में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, तो b इक्वल टू 1 होगा और a इज लेस देन 1 होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन ए ग्रेटर देन है, बिल्कुल गलत है। ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल गलत है। तीसरा लेस देन 1 है, यहाँ पे b इज ग्रेटर देन 1 है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी a इज लेस देन 1, b इक्वल टू 1, मतलब d इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपको हेविली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए पूछा जाता है, सैचुरेटेड फाइन सैंड के लिए पूछा जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 364, the changes that takes place during the process of consolidation of a saturated clay would include। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन में, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मतलब क्या, कि हमारा पानी बाहर निकलता है, मतलब जो सॉइल है, सॉइल में से हमारा क्या है, पानी बाहर निकलेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन बोलते हैं। अगर हमको पता है कि अगर पानी बाहर निकलेगा तो हमारी पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगी, तो पोर वाटर प्रेशर हमारी घट जाएगी, क्योंकि पानी में से हमारा क्या हो रहा है, पानी सॉइल में से हमारा पानी बाहर निकल रहा है। और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, मतलब जो वाटर का द्वारा प्रेशर लगता है उसे ही हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो हमारा पानी बाहर निकलेगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसा कि हमारा इक्वेशन है सिग्मा डैश इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सिग्मा माइनस म्यू। अगर पोर वाटर प्रेशर घटता है तो हमारा यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, इंक्रीज हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि पानी निकल रहा है तो डिक्रीज होगा, ये गलत हो गया। फिर दूसरा फिर से है इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, ये भी नहीं होगा। तीसरा है डिक्रीज इन पोर वाटर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डिक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर ये हमारा गलत है। ऑप्शन डी डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, और इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 365, इफ द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस n is the greater than 15 in a fine sand layer below the water table, the equivalent penetration resistance will be ऑप्शन ए 15 प्लस n प्लस 15 बाई 2, ऑप्शन बी 15 माइनस n प्लस 15 बाई 2, ऑप्शन सी 15 प्लस n माइनस 15 बाई 2 एंड ऑप्शन डी 15 प्लस 15 माइनस n बाई 2। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा फाइन सैंड हमारा बिलो द वाटर टेबल रहेगा तो उस समय हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंसी करेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंसी करेक्शन बोलते हैं। इसमें हमारा फाइन सैंड क्या रहेगा, वो वाटर टेबल के नीचे रहेगा। तो उस समय जो हम लोग डाइलेटेंसी करेक्शन लेते हैं तो हमारी n ऑब्जर्व की वैल्यू क्या हो जाती है, 15 प्लस n माइनस 15 बाय 2 होती है। मतलब n की हमारी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, 15 प्लस n माइनस 15 बाई 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस है, n प्लस गलत है, n ये दूसरे क्वेश्चन में भी n प्लस है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए 15 प्लस n माइनस 15 बाय 2, मतलब हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमारा फाइन सैंड बिलो द वाटर टेबल होगा तो हम लोग डाइलेटेंसी करेक्शन अप्लाइड करेंगे। अगर हमारी ओवरबर्डन प्रेशर नॉट नोन टू अस तब हम लोग ओवरबर्डन करेक्शन अप्लाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दिया है फाइन सैंड बिलो द वाटर टेबल, तो हमको डाइलेटेंसी करेक्शन अप्लाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 366, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब आपको देखिए मैच लिस्ट में आप दिया है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं AB से, इसको हम लोग लिखते हैं E0 माइनस E बाय सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्ट्रेस वॉइड रेशियो डायग्राम, इसको ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस वॉइड रेशियो डायग्राम भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे ढूंढिए स्ट्रेस वॉइड रेशियो डायग्राम कहाँ पे है, तो ए में हमारा दूसरा है, तो पहली वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। फिर दूसरा है हमारा कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है कि E0 माइनस E
यहाँ पे लग जाता है लॉग, लग जाता है log 10 सिग्मा 2 माइनस log 10 सिग्मा 1 लगता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा लॉग स्ट्रेस वॉइड रेशियो डायग्राम, यही बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए कंप्रेशन इंडेक्स का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड मॉडुलस किसके लिए होता है, दैट इज स्ट्रेस डिफॉर्मेशन होता है। मतलब ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 4 2 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 4 3 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 2 4 1 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 367, a dry sand specimen is put through a triaxial test. Cell pressure is 50 kPa and deviator stress is 100 kPa. अब आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमको ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट का इक्वेशन लिख लीजिए। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है। और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2, यही हमारा इक्वेशन होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सेल प्रेशर दिया हुआ है। सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3 बोलते हैं हम लोग, 50 kPa दिया गया है आपको। फिर हमारे यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस हमारी दी गई है। सिग्मा डी की वैल्यू दी गई है 100 kPa दी गई है। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा 1 निकाल सकते हैं कैसे, दैट इज सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। अब सिग्मा 1 हमारी कितनी है, 50 है, सिग्मा डी हमारी 100 है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 150 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सैंड दिया हुआ है, अगर सैंड देता है तो सी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। तो सिग्मा 1 हमारी कितनी है, सिग्मा 1 हमारी 150 है, इक्वल टू सिग्मा 3 कितनी है, तो 50 है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 30 इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे रूट हटाएंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 45 प्लस 5/2 इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब √3 किसके लिए होता है, थीटा की डिग्री 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 45 प्लस 5/2 इक्वल टू 60। तो 60 माइनस 45 मतलब 15 इक्वल टू 5/2, मतलब 5 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, हमारी आंसर हो गई। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी 30, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू बी होगी, ए नहीं होगी, हमारी बी हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हमारा 65 माइनस 15 मतलब 15 होता है, तो 15 टू ज़ा 30 डिग्री होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 368. The initial and final void ratio of a clay sample in a consolidation test are 1 and find. And initial thickness of the sample is 2.4 cm. Then its final thickness. अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इनिशियल थिकनेस दी गई है और हमको फाइनल थिकनेस ढूंढना है, जिसकी इनिशियल void रेशियो हमारी कितनी है, इनिशियल void रेशियो हमारी है 1 दी गई है और फाइनल void रेशियो हमारी कितनी दी गई है, दैट इज 0.5 दी गई है। तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो डेल्टा H बाय H0 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E बाय 1 प्लस E0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा H हमको निकालना है पहले, तो डेल्टा H हमारा H0 वैल्यू दी गई है 2.4। अब ये हमारा क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल हमारा 1 दिया है और फाइनल हमारी 0.5 दी गई है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2.4 है, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0.5 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 2। तो डेल्टा H की वैल्यू हमारी इसमें आ जा रही है 0.6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको निकालना है फाइनल थिकनेस। तो फाइनल थिकनेस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फाइनल थिकनेस का हमारा फॉर्मूला हो जाता है H0 माइनस डेल्टा H। अब हमको पता है हमारा इनिशियल थिकनेस कितनी दी गई है, तो इनिशियल थिकनेस 2.4 दी गई है और डेल्टा H हमारा कितना दिया गया है, चेंज इन थिकनेस कितनी दी गई है, हमारी 0.6 निकला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 1.8 आ जाएगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1.3 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 1.8 सेंटीमीटर मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं,
इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल थिकनेस इतना है तो फाइनल थिकनेस कितना ऑब्जर्व होगा, तो जितनी इनिशियल थिकनेस है और जितनी चेंज ऑफ थिकनेस आई है उसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 369, ए पार्ट ऑफ द न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट with 4 concentric circle is shown in the figure. If the hatch area 1 and 2 are loaded separately with the same intensity of loading, the intensity of pressure yielded by। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे समझ लेना है न्यूमार्क्स चार्ट क्या है। अब न्यूमार्क्स चार्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसके लिए निकालते हैं, हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अनलोडेड एरिया के लिए निकालते हैं, मतलब रेगुलर एरिया के लिए नहीं निकालते हैं। मतलब बोल सकते हैं इसको इरेगुलर एरिया के लिए हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं न्यूमार्क्स चार्ट से। और हमारा कैसा लोडिंग है, तो हमारा यूडियल लोडिंग होता है इसमें। अभी न्यूमार्क्स चार्ट ने क्या बोला है कि जितने भी कंसंट्रेटिक सर्किल हैं और उसमें जो हमारा जितना भी हैच एरिया रहेगा और कोई भी इंटेंसिटी का रहेगा तो इंटेंसिटी हर एक जगह हमारी सेंटर पे सेम ही लगेगी। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 में पूछा गया है, तो ये क्या बोलता है न्यूमार्क्स चार्ट कि 1 में जितना हमारा इंटेंसिटी लगेगी उतनी ही हमारी 2 पे लगेगी, मतलब बोथ एरिया यील्ड्स हैव सेम वैल्यू। तो आपको देखना है कि दोनों में हमारे सेम वैल्यू कहाँ पे है। पहला लिखा बाय 1 विल बी यील्डेड मोर, ये बिल्कुल गलत है। बाय 2 विल बी यील्डेड मोर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 1 और 2 विल बी इक्वल, बिल्कुल सही। इसमें मैंने यही बताया था, न्यूमार्क्स चार्ट ने क्या बताया था कि कोई भी हमारा एरिया लोडेड रहेगा और विथ ए सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होगी तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारी हर एक जगह सेम लगेगी। या तो 1 ले लो, या तो 2 ले लो, या तो 3 ले लो, हर एक जगह हमारा सेम एरिया लगेगा। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स वाई द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 370, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडर रिम्ड पाइल। 1 दिया हुआ दे आर यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल। तीसरा दिया है दे आर प्रीकास्ट रेनफोर्स कंक्रीट। तीसरा दिया रेशियो ऑफ बल्ब टू शाफ्ट डायमीटर यूजली 2:3। फिर मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द पाइल शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स द बल्ब डायमीटर आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमको समझना है अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है। तो अंडर रिम्ड पाइल एक ऐसा टाइप पाइल होता है जिसको हम लोग किसी भी सॉइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए सैंड में भी कर सकते हैं, क्ले में भी कर सकते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कर सकते हैं, किसी भी सॉइल में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल को ही हम लोग और बोलते हैं बोर्ड पाइल भी बोलेंगे, और बोर्ड पाइल के साथ साथ इसे हम लोग एक्सपेंसिव पाइल भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दिया हुआ है दे आर यूज्ड इन एक्सपेंसिव सॉइल, बिल्कुल सही बोला गया है। फिर दूसरा दिया हुआ दे आर प्रीकास्ट रेनफोर्स कंक्रीट, ये बिल्कुल गलत बात बोला है यहाँ पे। अंडर रिम्ड पाइल हमारी कास्ट इन सीटू पाइल होते हैं, जहाँ पे काम चल रहा होता है वहीं पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कास्ट इन सीटू मतलब साइट पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ये हमारा प्रीकास्ट रेनफोर्स कंक्रीट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा दिया रेशियो ऑफ बल्ब टू शाफ्ट डायमीटर, मतलब रेशियो टू बल्ब टू शाफ्ट डायमीटर मतलब क्या, मतलब मान लीजिए ये हमारा बल्ब शेप है और ये हमारी पाइल शाफ्ट है और ये हमारी पाइल की डायमीटर है। तो यूजुअली हम लोग कितना लेते हैं, 2:3 लेते हैं रेशियो ऑफ बल्ब टू शाफ्ट डायमीटर। तो हमारा 2:3 रहेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर चौथा हमारा मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द पाइल शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ बल्ब डायमीटर, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो ढूंढिए चलिए आंसर। ऑप्शन ए 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 1, 3, 4 आर करेक्ट, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं अंडर रिम्ड पाइल में। आप बताइए अब अंडर रिम्ड पाइल किस टाइप में सॉइल में इंस्टॉल होता है, तो सभी टाइप के सॉइल में इंस्टॉल होता है, जैसे क्ले बोले, सैंड बोले, ब्लैक कॉटन बोले, एक्सपेंसिव सॉइल, किसी भी सॉइल में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।